रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स रेजोल्यूशन का मतलब है किसी वेक्टर को स्प्लिट करना, उसकी कंपोनेंट्स निकालना। तो यही सीखेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से करते हैं। एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, उसमें मैं दो वेक्टर्स बनाता हूँ। लेट्स से ये वेक्टर मेरा, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरी तरफ एक और वेक्टर मैं ले लेता हूँ, वेक्टर बी। ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं। और एक और वेक्टर हम ले रहे हैं जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर आर। अब मैं वेक्टर आर को, इसकी कंपोनेंट्स निकालना चाहता हूँ, उसको स्प्लिट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चलिए ग्रीन पेन से करते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं वेक्टर आर को। इस पॉइंट को मैंने ओ ले लिया, इसकी टेल को, और उसके टिप को मैंने नाम दे दिया टी। अब हमने ओ पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो कि ए के पैरेलल होगी। ये मैंने कुछ इस तरीके से खींची और ये पैरेलल है ए के। सिमिलरली पॉइंट पी से मैं एक लाइन खींचता हूं जो कि पैरेलल होगी वेक्टर बी के। ये हमने कुछ इस तरीके से कर दी, और इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब आप देखिए जो ओसी है, वेक्टर ओसी, दिस इज ओसी इज पैरेलल टू वेक्टर ए, और उसकी डायरेक्शन भी जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में ओसी है। दिस इज वेक्टर ओसी। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर सी पी की बात करूं जो कि वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है, तो क्या मैं वेक्टर ओसी को और वेक्टर सीपी को वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स में लिख सकता हूं? ओके, पहले रिजल्टेंट आर जो है, ये जो वेक्टर हमने तोड़ा, इसको लिखते हैं ओसी और सीपी की टर्म्स में। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी। ये यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यूजिंग ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। यूजिंग दिस लॉ हम ये कह सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी। अब ओसी वेक्टर जो है हमारा, वो पैरेलल है वेक्टर ए के और सेम डायरेक्शन में है। तो क्या मैं एक कोई रियल नंबर निकाल सकता हूं से लेमडा, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं वेक्टर ए को, तो मुझे वेक्टर ओसी मिल जाए? यस, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वेक्टर सीपी जो है उसको मैं वेक्टर बी के टर्म्स में लिख सकता हूं। मैं कोई ऐसा रियल नंबर निकाल लूं, मान लेते हैं बीटा ऐसा कोई रियल नंबर है, उससे अगर मैं वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वेक्टर सीपी आ जाए। अब यही सारी चीजें इक्वेशन वन में वेक्टर ओसी और वेक्टर सीपी की वैल्यूज में लिख देता हूं। तो मेरा वेक्टर आर हो गया, वेक्टर ओसी इज लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर सीपी इज बीटा टाइम्स वेक्टर बी। तो आप दे सकते हैं जो वेक्टर आर है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, उसको मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म्स में लिख दिया। इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने आर वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर। तो ग्राफिकली हमने इस तरीके से समझा कि कैसे वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जनरली हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं एक वेक्टर को तोड़ने के लिए? हम ये प्रेफर करते हैं किसी भी वेक्टर को अगर उसके रेजोल्यूशन करना है, उसके कंपोनेंट स्प्लिट करने हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस में करते हैं। क्योंकि दिस इज अ मोशन इन ए प्लेन, दो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक्स एंड वाई बोल रहा हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन थ्री डायमेंशनल है तो फिर हम एक्स वाई और जेड प्लेन में उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक्सिस में उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। चलिए हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये देखिए, मैंने रेड पेन से समझते हैं। ये एक्स वाई प्लेन में बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस के अलोंग एक हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर जिसका जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। तो मैंने इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया
वेक्टर आई और उसके ऊपर ये कैप लगा दी। कैप का मतलब ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 है। और अलोंग इसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर आई को जो बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर है तो उसको बोला जाता है जे, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके ऊपर छोटी सी हमने कैप लगा दी। ये जो जे है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये अलोंग वाई एक्सिस की तरफ ये जाता है। सिमिलरली अगर ये मैंने जेड एक्सिस भी बना दी, जैसे जेड, अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर कैप लगा दी, जिसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 है, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरीके से एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जबकि डायरेक्शन आई की अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई की, जे की अलोंग वाई एक्सिस, और जेड की, के की अलोंग जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरीके से अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स आई जे के रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब हम अपने वेक्टर को जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है उसको तोड़ सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उसके कंपोनेंट को अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। हम एक वेक्टर ले लेता हूँ, वही वेक्टर ले लेते हैं से, ये मेरा वेक्टर आर है, और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब वेक्टर आर को मैं इसके दो कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में तोड़ना चाहूंगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ, एंड दिस इज, इसको हम ले लेते हैं ए एक्स, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई भी होता है, तो ए एक्स यूनिट वेक्टर आई से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज ए एक्स, जिसको मैंने यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर आई, ये एक पूरा कंप्लीट वेक्टर बन गया। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मान लिया कोई रियल नंबर बी एक्स ले लेता हूँ, बी एक्स को यूनिट वेक्टर जे से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वेक्टर ओ भी मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे वेक्टर मिल गया ओ ए, जिसको मैं ए एक्स टाइम्स वेक्टर आई और ओ बी इज इक्वल टू बी एक्स टाइम्स वेक्टर जे, जबकि ए एक्स एंड बी एक्स ये रियल नंबर्स हैं, जिनको मैं यूनिट वेक्टर आई से और बी एक्स को यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वो भी मिलता है। यहाँ पे ए एक्स को यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओ ए मिलता है। एंड अगर ओ बी बी एक्स जे है तो अगर मैं इसको पी ले लेता हूँ तो ए पी भी बी एक्स यूनिट वेक्टर जे होगा, बिकॉज ये पैरेलल है और डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो इस तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ए पी। अब मैं वेक्टर आर को किस तरीके से लिख सकता हूँ? वेक्टर आर इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी, या ऐसे लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। अगेन दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो कि हम यूज कर रहे हैं। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, और उसी फाइंडिंग को हमने ओ बी वेक्टर ओ बी को मैंने वेक्टर ए पी की जगह लिख से रिप्लेस कर दिया। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स दोनों एक ही बात है। अब ओ ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हमने देखा एक रियल नंबर है ए एक्स, अगर वो मल्टीप्लाई होता है वेक्टर आई से
यूनिट वेक्टर आई से, तो मुझे ओ ए मिलता है। सिमिलरली अगर ए पी की जगह मैं एक रियल नंबर बी एक्स लेता हूँ, अगर वो यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो मुझे ए पी मिलता है। तो वेक्टर आर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर आई प्लस बी, इसको हम वाई लिख देते हैं। अगर वाई डायरेक्शन में है तो हम इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। इसको बी बाई कर देते हैं, इसको भी बी वाई, इसको भी बी वाई। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, बी रियल नंबर ऑन द वाई एक्सिस, ए ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब वेक्टर आर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर आई, बी वाई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जे। अब इतना हमें क्लियर हो गया। वेक्टर आर को हमने उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस था और अलोंग वाई एक्सिस था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर हमें जरूरत ही क्यों पड़ी इस वेक्टर आर को तोड़ने की, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्या हमारा काम ऐसे नहीं चल सकता, इतना तोड़ना और हमारा काम ही तो बढ़ रहा है, ऐसा क्यों किया हमने? देखिए, इसके पीछे क्या रीजन है, पहले क्यों, आखिर वाई, ऐसा क्यों, हम स्प्लिट क्यों करते हैं? देखिए, स्प्लिट का जो रीजन है वो कुछ इस तरीके से समझते हैं। आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो हमने क्या किया, उसके दो कंपोनेंट्स कर दिए, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट्स हमने कर दिए वेक्टर आर के। वेक्टर आर कोई भी एक पार्टिकल की मान लेते हैं, मोमेंट है, इस तरीके से जा रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में। तो हमने उसके दो कंपोनेंट्स कर दिए, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसके दो हमने कंपोनेंट्स कर दिए। अब ये कंपोनेंट्स करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अब मैंने बोला, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमारे पास इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसके मोशन को हम अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन मोशन के रूप में इन तीन इक्वेशन को यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका तोड़ने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि एक्स वाई प्लेन में जो मोशन था, इसके दो कंपोनेंट कर दिए जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट करते थे, और उसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उन इक्वेशंस के बेस पर हम इसके मोशन को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने स्प्लिट किया या वेक्टर्स का रेजोल्यूशन किया। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड स्प्लिटिंग द वेक्टर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये जो वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लेते हैं ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर आर की, वेक्टर आर जो कि, अब ये जो ए एक्स है, ये इसका एक तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स मेरा आर कॉस थीटा होगा। सिमिलरली ए वाई जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज सिमिलरली बी वाई जो कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर साइन थीटा। और अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं स्क्वायर करूं और इसको मैं स्क्वायर करूं, तो मेरे पास आ जाता है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली इधर आ जाएगा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये दोनों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? अगर जोड़ देते हैं दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 3 2 एंड 3, तो मेरे पास ये आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं
आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेते हैं। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ फाइनली, दैट इज अगर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? आर स्क्वायर, जो मेरा आर स्क्वायर है दैट इज, या आर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई होल अंडर रूट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसका स्क्वायर प्लस जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया और दोनों का इनको ऐड करने के बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमारे पास आर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड रहा। अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे? ये तो मैग्नीट्यूड है, या एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बनाएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, चलिए ग्रीन पेन से समझते हैं। अगर मैं बात करूं, ये थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, तो अगर हम लें tan थीटा डायरेक्शन के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ ए पी की, ट्राइंगल ओ ए पी मैं देख रहा हूँ। तो इसमें परपेंडिकुलर इज ए पी इज द परपेंडिकुलर एंड बेस इज द ओ इज द बेस। जो ए पी हमारा है बी वाई और ओ इज हमारा ए एक्स। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वाई अपॉन ए एक्स। तो ये हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे मैग्नीट्यूड को बता रहा है। जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। सो इन दिस वे हम वेक्टर्स को तोड़ते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालते हैं। थैंक यू।